Hello everyone, my name is Anchal Arora and I'll be taking chemistry for this session. और केमिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा तुम्हारी फीलिंग्स रिलेटेड टू नीट 2023 उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनको ये लग रहा है कि यार पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो पढ़ाई भी करी थी, अब स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, फिर से पढ़ो, वही सब शुरू करो, पूरी रात पढ़ो, एवरीथिंग। मुझे तो बिल्कुल होप ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद से ही उम्मीद नहीं है। रुक जाओ, खुद से उम्मीद कौन छोड़ता है? दुनिया से उम्मीद छोड़ो, पड़ोसियों से उम्मीद छोड़ो, खुद से कौन उम्मीद छोड़ता है? बिल्कुल नहीं। और एक तो ये खुद को ड्रॉपर बुलाना बंद कर दो, और जो लोग तुम्हें ड्रॉपर बुला रहे हैं प्लीज़ उनको भी बोल दो कि मैं केमिस्ट्री लैब में नहीं पढ़ा, मैं कोई ड्रॉपर नहीं हूँ। यू जस्ट टेकिंग अनदर ईयर एंड दैट्स ओके। जब 10 साल बाद डॉक्टर बन जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे तो ये 1 साल किसी को याद रहेगा? तुम्हें तो नहीं रहेगा, और जिन रिश्तेदारों की टेंशन ले रहे हो उनको भी नहीं रहेगा। तो भूल जाओ इस 1 साल के बारे में, पढ़ाई करो, दोबारा से करो, स्क्रैच से करो, बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ाई करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, जहाँ दिक्कत आई साथ में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसलिए फिर केमिस्ट्री की बात शुरू करें। तो केमिस्ट्री में तुम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पढ़ोगे। तुम लोग को क्लास 11-12 पढ़ना होता है, और ऐसा लगता है कि 11th की बुक्स अलग है, 12th की अलग है, बहुत अच्छा डिमार्केशन है। अगर मुझे 11th अच्छे से भी नहीं आई तो 12th आ जाएगी, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है यार, एक्चुअली वो जो तुम्हें लाइन सेपरेटिंग दिख रही होती है ना, जो तुम्हें लगता है अलग ही तो है, वो धीरे धीरे ब्लर होती जाती है जब पढ़ाई शुरू करते हो। एक्चुअली ऐसा लगता है कि शिट, ये तो रिडॉक्स 11th में था, ये 12th में क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ हो रहा है, या मोल कंसेप्ट सब जगह चाहिए, या फिर इक्विलिब्रियम की बातें केमिकल काइनेटिक्स में क्यों कर रहे हैं? करेंगे। ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका रिएक्शन उसकी प्रेपरेशन होगी, उसकी प्रेपरेशन किसी और का रिएक्शन होगा, कुछ भी चल रहा होगा। तो इसलिए जब से क्लासेस शुरू होती हैं तब से हर चीज़ को ध्यान से समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ समझ नहीं आ रहा बोलेंगे, दोबारा समझेंगे, किसी और तरीके से समझेंगे, स्टोरी बनाएंगे, एनालॉजी बनाएंगे, सीख लेंगे साथ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक मोल से बात करनी शुरू करेंगे। और जिनको ये लग रहा है कि मोल तो बहुत बेसिक हो गया, ये कैसी बातें हैं, तो ठीक है, उनके लिए एक छोटू सा क्वेश्चन है मेरे पास। और वो क्वेश्चन ये है कि इन सब में क्या क्या फ़र्क है। वो आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मतलब बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ग्राम एटम, मोल, एएमयू, एटम्स, न्यूक्लियॉन्स, ये सब। पेपर में प्रॉब्लम क्या होती है, हमें अभी तो लगता है बहुत बेसिक है, फिर पेपर में ना ग्राम एटम का सिर्फ ग्राम देख पाते हैं, एटम छूट जाता है, वो बातें बहुत अलग है। ग्राम बहुत अलग चीज़ है, ग्राम एटम बहुत अलग चीज़ है। तो ताकि वो गलती ना हो इसलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चले फिर। चलो, एटम टीनी टाइनी छोटू सा पार्टिकल होता है, बट उसका मास तो होता है, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब आज के टाइम पे लाइफ इजी है क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हर एटम का मास एक्यूरेटली बता देते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ पूर्वजों की, 19th सेंचुरी, तब वो एटम्स के मास के बारे में क्या बात करते थे। तब उन्होंने सोचा यार हर किसी का निकालने लगेंगे तो दिक्कत बहुत हो जाएगी, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसी एक का फिक्स कर देंगे और उसके रिस्पेक्ट में बाकियों की बात कर लेंगे, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। यूनिट्स को हम सोच लेंगे दिमाग में कि क्या सोचें उसके बारे में, और बात खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे शुरू करा। अब क्या लिया, सबसे पहले हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का मास लिया यूनिटी, और सोचा कि किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेसिकली इक्वल टू उस एटम को अगर हम देखें तो वो इस H से कितना भारी है, इतना सोचा। पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि H का एक्चुअल मास 1.008 था, 1 नहीं था। तो उनकी कैलकुलेशंस खराब हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने सोचा चल कोई नहीं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, पर वहाँ भी फेल कर गए। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर से शुरू किया शुरू से,
और फिर वो फाइनली कार्बन 12 पे पहुंचे। उन्होंने बोला कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से कार्बन 12 है जिसका पक्का पक्का मास 12 होता है, इसका मास 12 है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, बात समझ आई? उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने खुद से, तुम भी मत छोड़ना। बहुत मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब लगेगा यार ये तो हो ही नहीं रहा, हो जाएगा पक्का, नहीं होगा साथ में कर लेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। अब 1 AMU क्या था, ये जो यूनिट लिख रही हूँ मैं U या AMU, उन्होंने बोला कि हम बता रहे हैं कि 1 AMU होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का मास उन्होंने निकाल लिया कैसे, जो भी उनके पास टेक्निक्स थी, और उन्होंने बोला इस 1 AMU को हम ये डिफाइन करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये 1 AMU था। अब इससे मदद क्या हुई, जैसे अगर कोई एलिमेंट है X, उसके एक एटम का मास है मान लो 14 AMU, इसका मतलब अगर उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बार बार पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कार्बन 12 को रेफरेंस मांगना, AMU की वैल्यू निकाली, उस AMU को सब जगह जोड़ते रहे। बात समझ आई? इजी हो गई लाइफ। तो relative atomic mass was mass of one atom of that element with respect to carbon 12. तो mass of one atom of that element divided by 1/12 the mass of carbon 12 isotope का एक एटम। ठीक, ये एक फॉर्मूला आया relative atomic mass का। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। मास को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में, क्योंकि वो लिखना आसान है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, दिमाग में पता है कि 1 AMU की वैल्यू क्या। अब जब मैं मास की बात करती हूँ तो एटम का मास कौन कौन बताता था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम जोड़ के प्यार से बोलते थे, इनके सम को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। बहुत बढ़िया। ठीक, तो क्या मैं बोल सकती हूँ मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज है? बताओ। क्यों? मास नंबर तो नंबर है यार, एटॉमिक मास कैसे हुआ? बट एटॉमिक मास और मास नंबर को लिंक कर सकते हैं। एटॉमिक मास होता है मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो भी एक नंबर है, इनटू 1 AMU, क्योंकि मास वही बता रहे हैं ना, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। हर किसी का मास, एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, न्यूट्रॉन का भी इसी के आसपास होता है, जरा सा फर्क होता है पॉइंट्स में, तो बस आंसर आ जाएगा। राइट, दो फॉर्मूलाज आ गए रिलेटिव एटॉमिक मास के, एक वो कार्बन 12 वाला, एक ये वाला। थोड़ा सा यूज करें, जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल थोड़ा साफ सफाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन है, उसमें प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU, 16 AMU। और अगर कोई मुझे बोले कि यार इसको ग्राम्स में बता दे, तो ग्राम्स में कितना होगा ये? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से और डिवाइड कर दो, एक एटम का मास आ जाएगा। इजी। नाउ लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। How many nucleons are there in 5 atoms of an element having atomic mass 14 AMU? क्या क्या दिया है? उसने बोला एटॉमिक मास 14 AMU है। ठीक है जी, 5 एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स नहीं पूछा, न्यूक्लियॉन्स पूछा। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पूछा है मुझसे। ठीक, मास कौन बताता है? यही लोग बताते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स ही बताते हैं। और मेरे को पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हुआ? इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU, राइट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं आ जाएगा यहाँ से? 14 AMU इज इक्वल टू 14 इंटू 1 AMU, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया 14, लेकिन ये एक एटम में है, उसने कितने में पूछा है? 5 में। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वुड बी इक्वल टू 1 में जितने हैं
इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिवन, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। इफ वी कंसिडर 1/24 the mass of carbon 12 instead of 1/12 as the standard, the relative atomic mass of an element would, उसमें क्या फर्क आएगा? वो कह रहा है अगर मैं रेफरेंस के लिए 1/24 ले लूँ, 1/12 ना लूँ, फॉर्मूला क्या था यार? relative atomic mass is equal to उस एटम का मास ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम, है ना? वो कह रहे हैं इसकी जगह 1/24 ले लूँ तो R डैश वुड बी इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन 1/24, कार्बन 12 का मास तो 12 ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस हो जाएगा इनिशियल के, बिकम्स 2-fold। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 1/6 कर दिया, 1/48 कर दिया, कुछ भी रैंडम दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा हर किसी के मास पे, तो उनकी वैल्यूज़ ट्वाइस होती जाएंगी। ठीक है, रेफरेंस लिया है हमने, गॉट इट? तो ये तो बात हुई एटॉमिक मास की। अब हमें एक और चीज़ पता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे। हमने आइसोटोप्स पढ़ा है, विच आर बेसिकली atoms of same element with same atomic number but different masses, atomic number same, mass अलग, mass अलग। तो ऐसे केसेस में अगर एक सैंपल है उसमें बड़े सारे हैं तो एवरेज निकालना पड़ता है ना। मान लो मेरे पास कोई x का सैंपल है जिसमें 10 एटम है टोटल, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? 4 एटम में हर किसी का मास 10-10 है, तो उधर से टोटल आ गया 40, 4 × 10। 6 एटम्स ऐसे हैं जिनमें 11 है, तो टोटल वहां से आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। दिस वुड गिव अस द एवरेज मास ऑफ दैट सैंपल, एवरेज एटॉमिक मास। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमारी दुनिया में यूज होता है। आइसोटोप्स होते हैं, परसेंटेज अबंडेंस देता है कि भैया ये वाला आइसोटोप इतना परसेंट है, ये वाला इतना परसेंट है, तो बता दो इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। देखिए कैसे, लेट्स गो। जैसे बोला हमें कि दुनिया में बोरॉन B10 और B11 की फॉर्म में होता है, मतलब कुछ एटम्स का मास 10 होता है, कुछ का 11। और बोला कि इनकी परसेंटेज अबंडेंस ऐसी है, 10 वाले 19.6% है और 11 वाले 80.4% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लगता है कि बोरॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो टुवर्ड्स 10 आएगा या टुवर्ड्स 11, मतलब 10.5 से कम या 10.5 से ज़्यादा? ऐसे ही ऑप्शंस काटने के लिए काम आता है। क्या लगता है? 11 वाली साइड में अबंडेंस ज़्यादा नहीं है, तो एवरेज थोड़ा सा उस तरफ नहीं शिफ्ट होगा, तो 10.5 से तो ऊपर आना चाहिए। तो कोई भी अगर ऑप्शन दिखी जो उससे कम हुई काट देना, वो तो नहीं हो सकती, अबंडेंस ही कम है कम वालों की, ठीक, तो वो डोमिनेट ही नहीं कर पाएंगे। चलो एनीवे स्टार्ट करें। एवरेज एटॉमिक मास, हाँ जी, अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग टोटल 100 मान लें, ऐसी तो करते हैं, तो उसमें से 19.6 वालों का 10 होगा और 80.4 वालों का 11 होगा। निकालें 10 इंटू उनकी अबंडेंस प्लस 11 इंटू वो वाले मास की अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल। और अगर हम इससे एवरेज मास निकालेंगे तो ये कुछ 10.8 के आसपास आएगा। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन वुड बी 10.8। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलें फिर। तो एटम की तो बात हो गई, एक तरह के एटम होते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है उस एटम का, या आइसोटोप्स हुए तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, नाम तो यही कह रहा है। और मॉलिक्यूल बनाते कौन है? एटम्स।
तो मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं सबका मास अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इजी बीजी कर लेते हैं। H2O है, 2 H दिख रहे हैं, एक O दिख रहा है, तो H का मास हमें पता है 1.008 और ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 18.016 U या फिर 18.016 AMU, कैसे भी लिखा हो सकता है। जहाँ पे एक AMU जो होता है उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एस्टन, डेल्टन, एवोग्राम, यू। तंग करने वाली बात है, बस करने हैं, मन कर रहा है, मन कर रहा है आज डाल्टन लिख दिया, होता था बोलते थे लोग तो लिख दिया। तो स्ट्रेस मत लेना, कुछ भी लिखा आ सकता है, सब चलता है, ठीक है। चलें आगे। अब मोल की बात करते हैं, मोल मास रिलेशनशिप। अब एक H की अगर बात करें तो उसका मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक न्यूट्रॉन होते नहीं है, इंटू 1 AMU। तो 1 AMU हो गया विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है 250 ग्राम का, उसमें कितने H एटम्स आ जाएंगे? क्वेश्चन है तो है। एक का मास पता है, 250 ग्राम का कंटेनर पता है, एटम बता दो। तो यूनिटरी मेथड यूज करें। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में एक H एटम होता है, तो 250 ग्राम में कितने H एटम्स होंगे? आंसर आ जाएगा 149.7 इंटू 10⁻24 एटम्स। ऐसे देख के बड़ा नहीं लग रहा, ऐसे देख के लगेगा इतना बड़ा नंबर है। ऐसे बात करोगे कहाँ तक कर पाओगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर थोड़ा थोड़ा डरने लगोगे, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बोलोगे बहुत सारे हैं, डब्बा भर के आ गया एटम। ऐसे बात करोगे ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर कौन बोले। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े नंबर्स को क्यों बोले? अगर दुनिया में कोई ऐसा शब्द होता जो बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता तो फायदा ना हो जाता साइंटिस्ट का। फायदा तो वो अपना सोच ही रहे थे, सोच लिया, मोल निकाल लिया ना। देखो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जगह साफ कर लें पहले। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जैसे एक डजन मतलब 12 चीजें या एक स्कोर मतलब 20 चीजें, ऐसे ही मोल नाम रखा उन्होंने जो अमाउंट को रिप्रेजेंट ही करता था। और उन्होंने बोला कि एक मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें, बहुत सारी चीजें, उनको एक छोटा सा नाम दिया मोल। अब लिखना आसान हो गया, बात करनी आसान हो गई और कैलकुलेशंस भी आसान हो गई। और इस 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है ना। एक मोल H एटम्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 H एटम्स। तो इन्होंने मास से रिलेटेड ना एक नया शब्द भी निकाला, मोल मास रिलेशनशिप निकालने के लिए। हम एटॉमिक मास पढ़ चुके थे, एक नया शब्द आया ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ये कैसी डेफिनेशन हुई, ये क्या बात हुई, समझेंगे क्या इसमें? समझते हैं। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम अगर मास 23U या AMU की टर्म्स में लिखा हो या 23 ग्राम्स की टर्म्स में लिखा हो, तो क्या फर्क है दोनों बातों में? लेट्स फिगर आउट। 23U मतलब एक एटम के मास की बात हो रही है, U मतलब जो U या AMU है वो एटम्स, कुछ गिने चुने एटम्स की बात होती है। 46U लिख दिया तो 2 एटम्स की बात हो रही है, ऐसे चलता है। बट जब वो ग्राम्स लिखता है ना तो वो मोल्स में बात करनी शुरू करता है। 23 ग्राम्स का मतलब होता है एक मोल Na का मास, एक मोल सोडियम का मास। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लेंगे जब सोडियम के, उनका जब मास निकालेंगे ग्राम्स में तो वो 23 ग्राम आएगा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो करके देख लेना। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 23U करेंगे, एक का मास 23U है, निकालेंगे और U को कन्वर्ट करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में, आंसर 23 ही आएगा। उन्होंने यही बोला कि एक मोल की जब बात करेंगे तो 23 ग्राम लिखेंगे, एक एटम की जब करेंगे तो 23U लिखेंगे।
ऐसे बात करना आसान होने लग गया, ऐसे कैलकुलेशंस करना आसान होने लग गया। तो चलते हैं फिर इसके बारे में और बात करते हैं। अब देखो हमने अब तक क्या क्या बातें कर ली, बहुत बेसिक टर्म्स थी, बट कितनी सिमिलर थी, बट कितना फर्क था। मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास जिसको प्यार से मोलर मास बुलाते हैं। मास नंबर क्या था? नंबर था, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास एक एटम का मास, AMU या U में लिखा होगा। ग्राम एटॉमिक मास एक मोल का मास इन ग्राम्स। 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज का जब मास की बात कर रहे हैं तो उसको जब ग्राम्स में लिखते हैं तो वो मोलर मास हो जाता है। तो हो सकता है कभी कभी नंबर सेम दिखे, यूनिट सेम दिखे, तो टेंशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे इन सब में एटम्स कितने कितने होंगे, सोचो, यही फंसते हैं हम। 14 ग्राम N की बात हो रही है, तो इसका मतलब मोलर मास दिया है, इसका मतलब 1 मोल N एटम्स की बात हो रही है। 1 मोल का मतलब 14 ग्राम N में कितने N एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। आगे 14 UN की बात हो रही है, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम की बात हो रही है, बिल्कुल। 14 मोल, 14 मोल हुआ तो 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। और 14 ग्राम एटम्स 14 मोल के इक्वल होते हैं। ग्राम और ग्राम एटम में ये फर्क है नजरिए का, देखो ध्यान से। ग्राम एटम तो नहीं लिखा, ग्राम लिखा है ना, तब सॉल्व करना। ग्राम एटम जो है मोल को प्यार से बुलाते हैं। एटम्स की टर्म्स में जब मोल्स की बात करनी होती है तो ग्राम एटम भी बोल देते हैं। घर का नाम है उसका, तुम्हारा भी तो होता है बिट्टू पिंकी टाइप का, उसका भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये यूनिट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को ढंग से पढ़े तो आधी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स में भी होगा क्या? जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हो सकता है मॉलिक्यूलर मास भी बोले, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले, जिसको हम मोलर मास भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जो U या AMU की टर्म्स में कोई बोलेगा उसके बारे में क्या पता है हमें? कि ये एक आधे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कि 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 50 मॉलिक्यूल्स, ऐसे U या AMU में लिखा है। अगर ग्राम यूनिट दिख रहा है तो मतलब मोल्स की टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन साथ में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन, ये सब बताओ। ध्यान से यूनिट्स देखने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आधी से ज़्यादा गेम यूनिट्स की है, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, फॉर्मूलाज याद आने लग जाते हैं यूनिट्स ढंग से देखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए 36 ग्राम्स H2O में। ग्राम्स की बात हो रही है, 36 ग्राम्स H2O। ग्राम्स मतलब मोल्स की टर्म्स में बात हो रही है, मोल्स की टर्म्स में बात हो रही है तो उसके हिसाब से सोचेंगे। हमको क्या पता है? हमको पता है 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम्स होता है, तो 36 ग्राम्स में कितने H2O होंगे? 2 मोल, 18 2s are 36, तो 2 मोल H2O की बात हो रही है। 2 मोल का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। 18 UH2O की बात हो रही है, 18 U थोड़ी से मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज द मास ऑफ 18 AMU और 18 U। 9 मोल का मतलब 9 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है।
और 9 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम पे रुका नहीं, 9 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 9 मोल H2O अगेन, विच इज सेम एज दिस। आई होप इट्स क्लियर। अब हमें ये डिफरेंस पता चल गया। आगे और मोल्स की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे देखते हैं न्यूमेरिकल्स, कैसे केबीसी खेल सकते हैं 50-50, 2 ऑप्शन हटा दें, ये सब भी बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई मीट यू इन द सेशन। टेक केयर एवरीबडी।